हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है आपको मेरी? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ज़ैद या अब्दुल्ला, ज़रा कंफर्म कर दें आपको आवाज़ आ रही है? जी, अस्सलाम वालेकुम। ओके जी, तो बस 2 मिनट में हम सेशन शुरू करते हैं। ओके। अच्छा, तो आज का जो अब हमारा सेशन है, पिछले सेशन में हमने आपको एक पूरा ब्रीफ दिया था सॉक के बारे में। सॉक की किस तरह से फंक्शन करता है, सॉक सॉक के कंपोनेंट्स क्या हैं, टीम्स कैसे होती हैं, इन सब चीज़ों के बारे में ना। अब हम जो है सॉक के अंदर जो चीज़ें ऑपरेशंस हो रहे हैं उसको ज़रा अंडरस्टैंड करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें समझनी चाहिए या जिसका हमें पता होना चाहिए वो है लॉग। लॉग, इवेंट, अलर्ट एंड इंसिडेंट। ठीक है? इनमें फ़र्क क्या है? लॉग जो है बेसिकली आपके जो कंप्यूटर में कोई भी आपके एक्शन हो रहा होता है ना, आपने लॉगिन किया तो वो एक एक्शन है, आपने लॉग ऑफ किया वो एक एक्शन है, आपने ब्राउज़र खोला वो एक एक्टिविटी है, आपने उसमें google.com टाइप किया ये एक एक्टिविटी है। तो ये जितनी भी आप एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं कंप्यूटर के अंदर या नेटवर्क के अंदर, वो सारी एक्टिविटीज़ जो हैं, वो एक रिकॉर्ड की शक्ल में महफूज़ हो जाती हैं, सेव हो जाती हैं। तो उसको हम नाम देते हैं लॉग का, ठीक है? अब लॉग्स जो हैं वो हर डिवाइस के हिसाब से जनरेट होती हैं। कुछ डिवाइसेज़ बहुत ज़्यादा लॉग्स जनरेट करती हैं, कुछ जो है वो लिमिटेड से लॉग्स जनरेट करती हैं। वो डिपेंड करता है डिवाइस की फंक्शनैलिटी के ऊपर, कितना एक्टिवली वो डिवाइस जो है फंक्शन करती है, एनवायरनमेंट के अंदर यूज़ होती है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, फिर उसके बाद दूसरी चीज़ आती है इवेंट, ठीक है ना? इवेंट क्या है? इवेंट एक ऐसी चीज़ है जो कि आपका एक जो नॉर्मल बिहेवियर है ना, ठीक है? अगर उसके अंदर कोई चेंज आए, ठीक है? कोई उसके अंदर आपको ऐसी चीज़ नज़र आए जो अनएक्सपेक्टेड है, तो उसको फिर हम इवेंट का नाम देते हैं, ठीक है? जैसे आप ये देखते हैं कि जी, जैसे मैंने कल मिसाल दी थी कि अगर जो है वो एक यूज़र जो है वो सुबह 8 से लेकर शाम 5 बजे तक अलाउ है लॉगिन करने के लिए, तो अगर वो उसके बाद लॉगिन करने की कोशिश करता है तो वो एक इवेंट कहलाएगा, क्योंकि वो एक पॉलिसी है, वो उस पॉलिसी के अगेंस्ट जो है ना सिस्टम को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसी सूरत में जो है वो एक इवेंट कहलाएगा, ठीक है? अच्छा, इवेंट्स के बाद फिर अलर्ट। अब हम क्या चाहते हैं सॉक के अंदर कि जब कोई ऐसा आपके एनवायरनमेंट के अंदर काम हो जो कि जिसमें कोई चेंज ऑब्जर्व हो, यानी जिसके अंदर कोई आप देख रहे हैं कि ये चीज़ नॉर्मल नहीं है, ये बिहेवियर जो है वो अनएक्सपेक्टेड है। तो ऐसी सूरत में आप क्या चाहते हैं कि एक उसके ऊपर अलर्ट जनरेट हो जाए, ठीक है? वो इसलिए कि आपके पास नेटवर्क के अंदर जो नॉर्मली हम डेली ऑब्जर्व करते हैं ना, तो वो मिलियंस ऑफ मिलियंस लॉग्स होती हैं, ठीक है? यानी एक सिंगल डे में हो सकता है जो है वो 10 लाख इवेंट्स हों, 20 लाख इवेंट्स हों, लॉग्स हों, ठीक है? तो 20 लाख लॉग्स के अंदर से पर्टिकुलर इवेंट जो है उसको ढूँढना बड़ा मुश्किल काम है। इसलिए हम क्या करते हैं कि हम उसके ऊपर कुछ जो है वो अ, इस तरह की एनालिसिस करते हैं, इस तरह की कुछ उसको क्लासिफ़ाई करते हैं चीज़ों को कि अगर सर्टेन बिहेवियर आपको नज़र आए, तो वो फिर जो है वो एक इवेंट की शक्ल इख्तियार कर ले, और जब वो एक इवेंट की शक्ल इख्तियार कर ले और वो इवेंट अगर बार-बार हो रहा हो, तो उस इवेंट को फिर जो है वो सॉक को अलर्ट की सूरत में रिपोर्ट करे, ठीक है? तो अब हम देखें, हम स्टेप बाय स्टेप मूव कर रहे हैं। पहले हमने लॉग्स को समझा। लॉग्स क्या हैं? किसी भी यूज़र की या जो एक्टिविटी है, ठीक है? या सिस्टम की एक्टिविटी, ठीक है? नेटवर्क के अंदर, कंप्यूटर के ऊपर। तो वो जो एक्टिविटी है वो एक लॉग की शक्ल में स्टोर हो जाएगी। उसी एक्टिविटी के अंदर जब कोई चीज़ ऐसी होगी जो कि अनएक्सपेक्टेड है, जो कि नॉर्मल नहीं है, ठीक है ना?
तो उस एक्टिविटी को हम नाम दे देंगे इवेंट का, ठीक है। फिर जब उसी इवेंट को अगर आप उसकी बात करें, ठीक है, कि जी वो इवेंट बार-बार हो रहा है, ठीक है। तो ऐसी सूरत में आप क्या चाहते हैं कि जब एक चीज़ बार-बार हो रही हो, तो आप उसको उसके बारे में जानना चाहते हैं, ऑब्ज़र्व करना चाहते हैं, ठीक है? कि भई ये कोई ऐसी चीज़ अगर हो रही हो, तो फिर हमें उसका नोटिफ़िकेशन आए, हमें उसके बारे में इत्तला आए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम अलर्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है? अच्छा, अब वो जब अलर्ट SOC के पास आता है, तो SOC का काम क्या है, उस अलर्ट को इन्वेस्टिगेट करना, ठीक है? उस अलर्ट के बारे में देखना कि जो अलर्ट आया है, ये अलर्ट जो है वो फ़ॉल्स है या ट्रू है, ठीक है? आपने कई दफ़ा देखा होगा कि रात को अगर आपके घर में सब वो लगा हो, बर्गलर अलार्म सिस्टम लगा हो या ऑर्गेनाइज़ेशन में फायर अलार्म सिस्टम लगा होता है, तो कभी-कभी बगैर किसी सबब के अलार्म जो है वो ट्रिगर हो जाता है, ठीक है ना? तो जो मतलब कंसर्न डिपार्टमेंट होते हैं या लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, वो जाके चेक करते हैं उस अलार्म को कि जो अलार्म ट्रिगर हुआ है, ये वाक़ई में ही कुछ हुआ है, कोई चीज़ है जिसको उन्होंने देखना है और मज़ीद उसके ऊपर काम करना है, या फिर ये अलार्म जो है वो किसी सिस्टम फ़ॉल्ट की वजह से ट्रिगर हो गया। तो फिर उस सिस्टम फ़ॉल्ट को उन्होंने क्या करना है, फिक्स करना है, ठीक करना है, ठीक है ना? तो वो जब अब देखें कि आपके सिस्टम के अंदर जो SOC के पास चीज़ें आ रही हैं, पहले एक लॉग आई, लॉग से वो एक इवेंट की शक्ल इख्तियार की, फिर जब वो इवेंट्स बार-बार आते रहे, तो एक सर्टेन अमाउंट पे जाके हमने कहा कि जी ये अब इवेंट्स जो हैं वो अलर्ट ट्रिगर करेंगे। और वो जब अलर्ट ट्रिगर हुआ, तो फिर उसको SOC एनालिस्ट जो है वो इन्वेस्टिगेट करेगा, वो चेक करेगा कि भई ये जो इंसिडेंट है, ये रियल अटैक है, रियल थ्रेट है या एक फ़ॉल्स अलार्म है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है? अगर कोई सवाल पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। इवन सेशन के एंड के ऊपर भी हम क्वेश्चन आंसर्स कर सकते हैं, ठीक है? मूविंग ऑन, अब लॉग आपको क्यों चाहिए होती है? लॉग इसलिए चाहिए होती है कि जी कोई सिक्योरिटी इंसिडेंट है, तो आप उसको कैसे आइडेंटिफ़ाई करेंगे? लॉग होगी तो आपको पता चलेगा कि कोई सिक्योरिटी इंसिडेंट है। लॉग ही नहीं आ रही, जिसका मतलब है आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि कोई सिक्योरिटी इंसिडेंट हो रहा है, ठीक है? दूसरी चीज़ लॉग्स इसलिए भी आपको चाहिए होती हैं कि ऑर्गेनाइज़ेशन के अंदर जो है ना, एक तो इंसिडेंट्स इस तरह से होते हैं जो अटैकर्स की वजह से हो रहे होते हैं कि वो जो है आपके सिस्टम को हैक करने की कोशिश करते हैं, वो आपके सिस्टम पे मालवेयर सेंड करते हैं ईमेल के ज़रिए या किसी और तरीके से। लेकिन उसके अलावा ये होता है कि आपकी ऑर्गेनाइज़ेशन के अंदर यूज़र्स जो हैं, वो पॉलिसीज़ को फ़ॉलो नहीं करते, ठीक है? यानी यूज़र्स को मना किया हुआ है कि जी आपने XYZ वेबसाइट पे नहीं जाना, वो जाते हैं, ठीक है? तो ऐसी सूरत में क्या करना है, आपने उन यूज़र्स की मॉनिटरिंग करनी है कि जी वो पॉलिसी को फ़ॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना? तो उसके लिए भी आपको लॉग्स चाहिए, क्योंकि लॉग्स होंगे तो आपको पता चलेगा यूज़र क्या कर रहा है। फिर अगर कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी हो रही है, ठीक है, कोई फ्रॉड कर रहा है, आपकी कंपनी के अंदर कोई डेटा जो है वो कॉपी करके बाहर भेज रहा है, ठीक है? या कोई आपका यूज़र है जिसने एक यूएसबी बाहर से लाई, उसको किसी ने पैसे दे दिए और उसने वो यूएसबी लाके आपके सिस्टम में कनेक्ट कर दी और एक वायरस जो है वो आपके सिस्टम पे अपलोड हो गया, तो उसको आपने मॉनिटर करना है, ठीक है? और उसके अलावा कई दफ़ा आप लॉग्स इसलिए भी देखते हैं कि जी आपको ये पता चला कि एक सर्वर है वो डेली जो है ना एक सर्टेन टाइम के ऊपर जाके रीस्टार्ट हो जाता है, ठीक है? अब उसके अंदर सिक्योरिटी का कोई इश्यू नहीं है, लेकिन वो सर्वर के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप वो आइडेंटिफ़ाई करना चाह रहे हैं, वो भी आपको लॉग से ही पता चलेगा कि आया इस स्टेज पे जाके जब ये सर्वर रीस्टार्ट हुआ तो क्या हुआ? क्योंकि जब मशीन्स रीस्टार्ट होती हैं, मशीन्स क्रैश होती हैं, तो वो भी उसके अंदर मैकेनिज़्म होता है कि वो क्रैश होने से पहले उसको लास्ट इवेंट को एक लॉग की सूरत में राइट डाउन करते हैं। ठीक है? इसके अलावा आपको इसलिए भी लॉग चाहिए थे कि आप कुछ बेसलाइन्स बनाते हैं। आप कहते हैं कि ये एक लिमिटेशन है, ये एक लिमिट है, इससे ऊपर कुछ जाएगा या इससे नीचे कुछ जाएगा तो वो भी नॉर्मल नहीं है, ठीक है? इसके अलावा लॉग्स आपको इसलिए भी चाहिए कि आप जैसे अगर एक बैंक हैं, तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो आपसे चाहेगा कि जी आपके बैंक के अंदर जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं आप उनको मॉनिटर करें, ठीक है? रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं स्टेट बैंक के वो फॉलो करें, तो इसलिए भी आपको लॉग्स चाहिए, ठीक है? अच्छा, जब आपने अब लॉगिंग इनेबल करनी है, यानी लॉग्स को आपने रिसीव करना है, तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि लॉग करना क्या है आपने, ठीक है? क्योंकि सिस्टम तो बेतहाशा किस्म के जो है ना वो इवेंट्स या लॉग्स जनरेट करता है। अब सारी लॉग्स जो है ना वो तो सॉक से रिलेटेड नहीं होती। कई लॉग्स जो हैं वो सिर्फ़ जो है वो नॉक से रिलेटेड होती हैं। जैसे जिसके अंदर आपको सिर्फ़ एरर नज़र आ रहे होंगे। इसके अंदर आपको कोई जो है डिवाइस का जो है अब स्विच है, स्विच का पोर्ट डाउन हुआ, स्विच का पोर्ट अप हुआ। अब ये लॉग्स जो है ना वो नॉर्मल एक नेटवर्क के अंदर जो है इस तरह के इवेंट होते रहते हैं। या सीपीयू की यूटिलाइज़ेशन हाई हो गई, ठीक है?
तो मैं अभी बात कर रहा हूँ नॉक के हवाले से। कई जगह पे सीपीयू की हाई यूटिलाइजेशन जो है वो सिक्योरिटी इवेंट भी हो सकता है, लेकिन हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि हम लॉग करना क्या चाह रहे हैं, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपका सिस्टम जो है ना वो ओवरलोड हो जाएगा। फिर दूसरी चीज आपको ये बतानी चाहिए कि वो जो लॉग्स है आपने स्टोर कहाँ करनी है, ठीक है। फिर किस तरीके से आपने जो है ना उन लॉग्स को हासिल करना है, सिस्टम में भेजना है, कौन से टूल्स आपको चाहिए लॉग्स को एक्वायर करने के लिए, ठीक है। और लॉग का फॉर्मेट क्या होगा, यानी जो लॉग आ रही है वो किस फॉर्मेट में आ रही है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट के अंदर ही जो है ना वो मुख्तलिफ किस्म की लॉगिंग फॉर्मेट है, ठीक है। अ, जो एक्सचेंज सर्वर है उसका लॉगिंग फॉर्मेट डिफरेंट होगा, जो आईएएस सर्वर है उसका लॉगिंग फॉर्मेट डिफरेंट होगा, जो एक सिस्टम है उसकी विंडोज़ की सिस्टम की सिक्योरिटी की लॉग्स, एप्लीकेशन की लॉग्स डिफरेंट होंगी। तो लॉग फॉर्मेट आपको समझना ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा, दूसरा जो है आपने अगर इसलिए भी कई दफ़ा जो है ना वो इसकी क्या कहते हैं लॉग्स की जो है वो ट्यूनिंग आप करनी होती है, ठीक है, ताकि आपके उन लॉग से जो है ना फ्रूटफुल इन्फॉर्मेशन मिले, ठीक है। फिर आपने उनको जो है जो टाइम स्टैम्प्स हैं उनको सिंक्रोनाइज़ करना, ये बहुत ज़रूरी स्टेप है, ठीक है। क्योंकि अगर आपका जो एक सिस्टम है जहाँ से लॉग आ रही है, ठीक है ना, और आपका जो सिम सॉल्यूशन है, जहाँ पे लॉग आनी है, अगर उन दोनों का टाइम सेम नहीं है, सिंक नहीं है, ठीक है, तो फिर आपके जो इंसिडेंट होगा ना उसकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो आपको ठीक तरीके से आप कर नहीं सकते, क्योंकि आपको इवेंट्स की जो रियल टाइमलाइन थी वो नहीं पता चलेगी, ठीक है। तो मेक श्योर करना होता है कि ये जो क्लॉक सेटिंग है सारे सिस्टम्स की वो आपस में सिंक हो, ठीक है ना। फिर जो है वो आप अनऑथराइज्ड एक्सेस और लॉग्स की मैनिपुलेशंस को भी जो है ना वो चेक कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं। समटाइम्स क्या होता है अटैकर जो है वो आपके सिस्टम में जब आते हैं, वो एक मालवेयर जो है ना वो आपकी सिस्टम की मेमोरी में लोड करके तो वो जो फाइल होती है, इनिशियल फाइल वो डिलीट कर देते हैं, ठीक है ना। तो अब वो आपको वो पता नहीं चलेगा क्या हुआ, और साथ वो क्या करते हैं वो जो लॉग्स थी उस एक्टिविटी की वो भी डिलीट कर देते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए भी आपको जो है वो लॉगिंग चाहिए ताकि आपको पता चले कि हुआ क्या, ठीक है। फिर जो है ना जो डेटा सोर्सेज़ हैं उनको आप आपस में कोरिलेट कर सकते हैं। जब लॉग्स आती हैं तो एक जैसी लॉग्स, एक जैसे इवेंट्स को आप अ, एक तरह से इकट्ठा करके, जमा करके फिर आप उनको एनालाइज़ करते हैं कि अच्छा ये इवेंट या ये जो लॉग है ये किस बारे में है, ठीक है। और फिर जो है वो सिक्योरिटी बेस्ड इवेंट्स जो हैं उनको भी आप जो है एनालाइज़ करते हैं, ठीक है, और उनको आप सॉल्व करते हैं। अच्छा, लॉग्स की टाइप्स की बात कर लेते हैं, तो ये कुछ हैं, इसके अलावा कुछ और भी हो सकती हैं। अब जैसे विंडोज़ जो हैं आपके जितने भी विंडोज़ सर्वर्स हैं, मशीन्स हैं, नॉर्मली हम उनमें ये 3 तरह के लॉग्स जो है वो मॉनिटर करते हैं, ठीक है? और इसमें एक चौथी भी हम ऐड कर सकते हैं पावर शेल की, ठीक है? और बल्कि एक 5वीं भी आजकल कॉमन है सिसमॉन, ठीक है? तो आप एप्लीकेशन जो लॉग्स हैं उनको आप मॉनिटर करते हैं, वो आपके पास आती हैं सिम सॉल्यूशन में। सिक्योरिटी लॉग्स आती हैं, सिस्टम लॉग्स आती हैं, पावर शेल की लॉग्स आती हैं। और सिस्टम की लॉग्स आती हैं। अच्छा, विंडोज़ की जो लॉग्स हैं इनका फॉर्मेट डिफरेंट होता है, इनका अपना एक डेटाबेस होता है इवेंट व्यूअर, उसके अंदर ये लॉग्स स्टोर होती हैं और वहाँ से फिर ये लॉग्स जो है ना पुल होती हैं या पुश होती हैं। वो मैकेनिज़्म हम डिस्कस करेंगे बाद में। सिसलॉग जो है ये एक और तरीके का लॉगिंग फॉर्मेट है, ये लॉग्स जनरेट करता है, ठीक है। सिसलॉग डिवाइसेज़ जो भी डिवाइसेज़ सिसलॉग के ऊपर काम करती हैं, वो सारी डिवाइसेज़ लॉग्स पुश करती हैं, ठीक है ना। वो अपने सिस्टम से सिम की तरफ लॉग्स भेजती हैं। इनके अंदर लिनक्स के जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, वो सिसलॉग पे ऑपरेट करते हैं, फायरवॉल्स हैं, ईमेल सिक्योरिटी गेटवेज़ हैं, राउटर्स हैं, स्विचेज़ हैं, आईपीएस, आईडीएस, वेब एप्लीकेशन फायरवॉल, पैम सॉल्यूशंस, ये सब जो हैं वो सिसलॉग के ऊपर ऑपरेट करते हैं। इसके अलावा एक और फॉर्मेट भी आपका होता है जिसको कहते हैं फ्लैट फाइल, ठीक है? तो ये क्या होता है टेक्स्ट फाइल्स होती हैं, ठीक है? जो एप्लीकेशंस जनरेट करती हैं, ये स्टैंडर्ड नहीं होती, किसी भी एप्लीकेशन के लिए डिफरेंट हो सकती हैं। तो ये फ्लैट फाइल्स भी आप रीड करते हैं, ठीक है, सिम सॉल्यूशन के अंदर इवेंट्स के लिए, सिक्योरिटी इवेंट्स को देखने के लिए या इंसिडेंट्स को देखने के लिए। डेटाबेसेस हैं वो भी अपनी लॉग्स जनरेट करते हैं, तो उसके अंदर ओरेकल है, सिक्वल है, माईएसक्यूएल है या कोई और डेटाबेस है ना। तो जिस किस्म का डेटाबेस होगा फिर हमें उसको देखना पड़ेगा कि वो किस किस्म की लॉग्स जनरेट कर रहा है और किस तरह से हमने उसको इंटीग्रेट करना है सिम सॉल्यूशन के साथ। अच्छा, अब यहाँ पे ये देखिए मैंने आपको ये दिखाया कि जो लॉग फॉर्मेट है ना, ठीक है? तो ये जो टिपिकल लॉग फॉर्मेट होता है उसके अंदर ये कुछ चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे मैंने आपको दिखाई हैं कि अगर एक कोई आप लॉग देखेंगे ना तो उसके अंदर से ये इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है कि यूज़र आइडेंटिफिकेशन, कि यूज़र का नाम आपको मिल सकता है, उसका अकाउंट नेम,
ठीक है, यहाँ उसकी लॉगिन आईडी, यहाँ उसका यूजर नेम, फिर उसका डेट और टाइम, ठीक है, कि किस टाइम पे ये इवेंट हुआ, ठीक है, इवेंट की टाइप क्या है, और फिर वो जो है जो इवेंट है वो सक्सेस है या फेलियर है, ठीक है, फिर इवेंट कहाँ से ओरिजिनेट हुआ और किस चीज़ को उसने इम्पैक्ट किया, उसका डिस्क्रिप्शन क्या है और उसकी सिविलिटी क्या है। सिविलिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको बताती है कि कोई भी जो इवेंट है वो उसके ऊपर आपने कितनी जल्दी कोई एक्शन लेना है। फिर यहाँ पे मैंने आपको ये जो है यहाँ पे ये राइट पे एक विंडोज़ का सैंपल लॉग दी हुई है जिसके अंदर कुछ चीज़ें हाइलाइटेड है, जैसे लॉग ऑन टाइप 3 है, ठीक है, ऊपर उसकी डिस्क्रिप्शन है, एन अकाउंट वाज सक्सेसफुली लॉग ऑन, तो एक अकाउंट लॉग ऑन हुआ है। लॉगिन टाइप 3 का मतलब होता है कि जी वो कंप्यूटर के ऊपर एडी के थ्रू उसने ऑथेंटिकेट किया है, ठीक है, क्रेडेंशियल लॉगिन हुई है। फिर उसके यहाँ पे जो है वो अकाउंट नेम आ रहा है, नीचे अकाउंट का डोमेन आ रहा है, फिर उसकी आईडी आ रही है, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है, ठीक है। अच्छा, सर्विस कौन सी है जिसने उस इवेंट को जनरेट किया है, ठीक है, यानी अगर आप ब्राउज़र खोलते हैं तो उसके पीछे गूगल की सर्विस है ना जो उसको चलाएगी ब्राउज़र को, ठीक है। प्रोटोकॉल क्या है, ठीक है, यूज़र की डिटेल, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो एक लॉग का हिस्सा होती है। ये आप ये देखेंगे, ये जो टिपिकल लॉग सोर्सेज होती हैं आपके नेटवर्क के अंदर, जो मैंने पीछे भी आपको बताया अभी, तो यहाँ पे देखेंगे वेब सर्वर्स हैं, राउटर्स हैं, फायरवॉल्स हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, विंडोज़ के, लिनक्स के, यूनिक्स के, फिर कुछ एप्लीकेशंस हैं, एसएपी है, सीक्वल है, ठीक है ना, AS400 मशीन है। तो ये सारी जो है वो क्या कर रही हैं, वो लॉग्स भेज रही हैं सिम सॉल्यूशन को, ठीक है। और फिर इनके साथ ये भी बताया कि कौन सी चीज़ किस किस्म की जो है ना वो प्रोटोकॉल यूज़ करती है ये लॉग्स को सेंड करने के लिए, ठीक है। एक और उसकी ही रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, लॉग्स की, कि किस तरह से आप ये देखें लेफ्ट के ऊपर डिफरेंट डिवाइसेस हैं या एंड पॉइंट्स हैं या होस्ट हैं जहाँ से लॉग्स आ रही हैं, ठीक है ना। फिर जो है वो एक लोकल लॉग कलेक्शन हो रही है, ठीक है, और वहाँ से फिर वो फॉरवर्ड हो रही है सिम सॉल्यूशन को, ठीक है। अच्छा, सिक्योरिटी इंसिडेंट की हमने बात की थी, तो सिक्योरिटी इंसिडेंट में क्या कहा था कि कोई भी ऐसा बिहेवियर जो कि ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम को उसका जो नॉर्मल ऑपरेट होने की कैपेसिटी है उससे उसको वो डेविएट कर दे, हटा दे, ठीक है। यानी अगर आप देखें कि आपके यूजर अकाउंट्स लॉक होना शुरू हो गए, इसका मतलब है कि कोई जो है ना बार बार आपके यूजर्स के लिए क्या कर रहा है, ब्रूट फोर्स अटैक कर रहा है, यानी बार बार जो है वो एक यूजर को लेता है और उसके ऊपर मल्टीपल पासवर्ड्स की ट्राई करता है। अब एडी के अंदर क्या होता है एक्टिव डायरेक्टरी में कि हमने एक थ्रेशोल्ड दिया होता है कि जी अगर 3 फेल लॉगिन हो तो यूजर अकाउंट ब्लॉक हो जाए। तो इस किस्म का भी इवेंट हो सकता है। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो कि नॉर्मल एक्टिविटीज़ को इम्पैक्ट करेगी, वो सिक्योरिटी इंसिडेंट कहलाएगा, ठीक है। अब ये कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे अनऑथराइज्ड एक्सेस है, ठीक है। यानी एक सिस्टम है, आपको उसमें लॉगिन करने की इजाज़त नहीं है, लेकिन आपको कहीं से उसका पासवर्ड मिल गया, ठीक है, यूज़र नेम मिल गया और आप उसमें लॉगिन कर रहे हैं। तो ये जो है ये अनऑथराइज्ड एक्टिविटी है। आप उस सिस्टम को ब्रेक तो नहीं कर रहे क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन कहीं से मिल गई थी, लेकिन स्टिल उस सिस्टम को एक्सेस करने के लिए आपको ऑथराइज़ेशन चाहिए, परमिशन चाहिए। अगर आप उसको नहीं फॉलो करते तो फिर आप क्या कर रहे हैं कि आप एक एक्टिविटी कर रहे हैं जो कि अनऑथराइज्ड है। तो ऐसी सूरत में ये सिक्योरिटी इंसिडेंट कहलाएगा, ठीक है। सिस्टम में कोई चेंजेस कर रहे हैं आप, ठीक है। अब वो कोई अटैकर कर रहा है, वो इंटरनल कोई यूज़र कर रहा है, अगर वो बगैर परमिशन के कर रहा है, ऑथराइज़ेशन के, तो वो भी एक सिक्योरिटी इंसिडेंट होगा, ठीक है। आपका डेटा चोरी हो गया, ठीक है, सेंसिटिव डेटा लीक हो गया, कोई यूज़र जो है वो ऑर्गेनाइज़ेशन के अंदर बैठा जो है अपनी प्राइवेट ईमेल के ऊपर जो है डेटा सेंड कर रहा है, ठीक है। तो ये भी जो है वो मतलब सिक्योरिटी इंसिडेंट कहलाएगा, क्योंकि ये जो है वो उसको अलाउ नहीं है इस तरह की एक्टिविटी। डॉस अटैक आ गया, आपकी जो सर्विस है उसकी अवेलेबिलिटी खत्म हो गई। लोग जो हैं वो आपकी वेबसाइट एक्सेस करना चाह रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर आपने इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट जनरेट कर दी कि आपका सर्वर उसको हैंडल नहीं कर पा रहा, सर्विस अनअवेलेबल हो गई, तो डिनायल ऑफ सर्विस हो गई, ठीक है। और जब शुरू-शुरू में मतलब ये चीज़ें स्टार्ट हुई थी तो उस वक़्त जो है डॉस अटैक जो है वो भी मतलब काफ़ी होता था, लेकिन अब सिस्टम्स जो हैं वो इतने पावरफुल या रिसोर्सफुल हो गए हैं कि सिर्फ डॉस काफ़ी नहीं होता, तो अब डीडॉस होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ अटैक, ठीक सर्विस में, ठीक है ना? तो डीडॉस में क्या होता है कि एक की बजाय हज़ारों कंप्यूटर होते हैं, शामिल होते हैं, ठीक है? एक किसी एक कंप्यूटर को या किसी एक नेटवर्क को या किसी एक ऑर्गेनाइज़ेशन को टारगेट करते हैं। तो ये मुख्तलिफ किस्म की जो है वो सिक्योरिटी इंसिडेंट की यहाँ पे एग्ज़ाम्पल है। फिर सेवेरिटी की बात की थी, तो देखें यहाँ सेवेरिटी क्या है, देखें, यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि एक मैट्रिक्स बना हुआ है। लाइक्लीहुड क्या है कि उसके होने के कितने चांसेस हैं और उसका इम्पैक्ट क्या होगा।
ठीक है। अब देखिए सबसे नीचे से आप शुरू हो जाएं कि लाइक्लीहुड रेयर है और उसका इम्पैक्ट जो है सिग्निफिकेंट है ना, तो ऐसी सूरत में हम इसको क्या सिविरिटी कहेंगे, लो लेवल की सिविरिटी देंगे। क्योंकि इसमें अगर कुछ ऐसा हो रहा है, जैसे कोई शख्स जो है वो बाहर से आपके नेटवर्क को स्कैन कर रहा है, ठीक है, तो ऐसी सूरत में क्या है कि वो सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है, ठीक है, आपके पोर्ट्स वगैरह चेक कर रहा है। तो ऐसी सूरत में जो है ना वो उसकी जो लाइक्लीहुड है वो रेयर है या अनलाइकली है या पॉसिबल लेवल तक आएगी, ठीक है। और उसका इम्पैक्ट क्या होगा? इम्पैक्ट उसका माइनर होगा, ठीक है। तो ऐसी सूरत में हम उसको क्या सिविलिटी दे देंगे? लो की सिविलिटी दे देंगे। लेकिन अगर आपके नेटवर्क के अंदर एक रैनसमवेयर आ गया, तो रैनसमवेयर की क्या है लाइक्लीहुड ऑलमोस्ट सर्टेन है, क्योंकि रैनसमवेयर क्या करता है वो नेटवर्क के अंदर फैलता है, ठीक है। तो उसका जो है फैलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और उसका जो इम्पैक्ट है वो भी मेजर या सिवियर होगा। तो ऐसी सूरत में आपके पास जो सिवियरिटी आएगी वो इमरजेंसी या क्रिटिकल होगी, ठीक है ना। अच्छा, फिर जो है लॉग्स को आप मैनेज कैसे करते हैं, तो ये बताया हुआ उसका प्रोसेस कि सिम के अंदर लॉग्स जो हैं वो सबसे पहले कलेक्ट होंगी, फिर आप उनको एक जगह एग्रीगेट करेंगे सारी लॉग्स को, फिर आप उनको स्टोर करेंगे लॉन्ग टर्म के लिए और शॉर्ट टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म के लिए क्या होगा कि अगर आपको जो है मतलब 1 महीना पुरानी लॉग्स या 2 महीने पुरानी लॉग्स जो है वो देखनी है, तो वो शॉर्ट टर्म या उसको हॉट कहते हैं हम स्टोरेज ना, हॉट स्टोर। तो वो ताकि वो लॉग्स जो है ना क्विकली रिट्रीव हो जाए। लेकिन अगर 6 महीने पुरानी लॉग्स हैं या 1 साल पुराने लॉग हैं, तो वो आप सिस्टम में नहीं रखते, वो उनको आप क्या करते हैं आर्काइव कर देते हैं ना, तो वो आपने डिसाइड करना है कि किस तरह से आपने जो इनको वो करना है। फिर लॉग को रोटेशन कैसे करनी है, कैसे मेक श्योर करना है कि जो लॉग्स आर्काइव हुई हैं उनकी कंडीशन ठीक है, नहीं ठीक है, कोई मसला तो नहीं है, लॉग्स करप्ट तो नहीं होगी, डेटा करप्ट तो नहीं हो गया, ये सारा ठीक है। फिर उन लॉग्स को आप एनालाइज करते हैं, ठीक है ना, कि जो इन्फॉर्मेशन आपके पास आ रही है वो कितनी जो है वो यूज़फुल है, ठीक है? और फिर आप उसको सर्च करते हैं और सर्च करके रिपोर्ट करते हैं अगर आप उसमें कोई इंसिडेंट या कोई एनोमली नज़र आ जाए। अब मूविंग ऑन साइबर थ्रेट्स, क्योंकि आप ज़ाहिर-सी बात है सॉक के अंदर हैं तो सॉक एनालिस्ट जो सबसे पहली चीज़ जिसके साथ डील कर रहा होता है वो थ्रेट्स के साथ डील कर रहा होता है, साइबर थ्रेट्स के साथ, ठीक है ना? तो साइबर थ्रेट्स क्या है कि कोई भी ऐसी मलिशियस एक्टिविटी या कोई ऐसा एक्ट जो कि आपके डेटा को डैमेज कर दे, डेटा को चुरा ले, ठीक है? या आपकी जो जनरल एक ऑपरेशंस है उसको अफेक्ट करते हैं, ठीक है? अभी कुछ अर्सा पहले मेरा ख्याल है नेशनल बैंक में कुछ अटैक आया था और उसकी डिटेल तो नहीं मेरे पास, लेकिन आई थिंक कि उससे बैंक की कुछ सर्विसेज मुतासिर हुई थी। दुनिया में और भी बहुत सारी मतलब ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे अटैक्स हुए हैं, ठीक है ना। अभी जो सबसे बड़ा रिसेंटली हुआ है जिसने बहुत सारे लोगों को मतलब काफ़ी ज़्यादा जो है वो एक क्या कहते हैं परेशानी की सिचुएशन में मुब्तला कर दिया था। ये लॉग4j एक वल्नरेबिलिटी थी, ठीक है ना? जिसकी वजह से काफ़ी सारी एप्लीकेशंस, काफ़ी सारे वेंडर्स अफेक्ट हुए। तो ये जो थ्रेट्स हैं वो बेसिकली क्या करती हैं कि वो आपका जो जनरल ऑपरेशंस हैं या उनको अफेक्ट कर सकती हैं या आपके डेटा को डैमेज कर सकती हैं। तो यू नीड टू मेक श्योर कि जी अगर ऐसी कोई थ्रेट आपको है तो आप उसको कंटेन करें, उसको एलिमिनेट करें ना। तो वो थ्रेट्स क्या हो सकती हैं? कंप्यूटर के वायरसेस हो सकते हैं, ठीक है ना? रैनसमवेयर हो सकता है, डॉस एंड डीडोस अटैक्स हो सकते हैं, इनसाइडर थ्रेट्स हो सकती हैं कि कंपनी के अंदर कोई एक ऐसा आदमी है जो एचआर से खुश नहीं है। वो कहता है जी एचआर वाले जो है ना मेरे साथ ज्यादती करते हैं। तो उसने ये सोच लिया है कि जी मैं जो है ना जाने से पहले कोई ऐसा काम करके जाऊँगा कि जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है कंपनी की वो सारी डिलीट कर दूँगा। तो इस तरह की थ्रेट्स हैं। फिर फ़िशिंग ईमेल आजकल जो सबसे ज़्यादा अटैक्स का जो सबब है, जो एक अटैकर को इनिशियल एक्सेस देता है वो फ़िशिंग है, ठीक है ना? लोग जो है वो बड़े बहुत आला तरीके से जो है ना वर्ड के डॉक्यूमेंट्स और ईमेल्स क्राफ्ट करके भेजते हैं यूज़र्स को और कोई ना कोई यूज़र जो है ना उसके अंदर ट्रैप हो जाता है, ठीक है? हम फ़िशिंग अटैक किस तरह से होता है उसको हम फिर लेटर जो है वर्कशॉप के अंदर कोशिश करेंगे कि उसका सिनेरियो हम डिस्कस भी करें और उसके ऊपर काम भी करें। फिर वेब एप्लीकेशंस हैं, अब ज़ाहिर-सी बात है जो भी ऑर्गनाइज़ेशंस ऑनलाइन बिज़नेस कर रही हैं तो उनका जो बिज़नेस है वो पब्लिश्ड है, थ्रू वेब है, ठीक है ना? एंड यूज़र्स ने वेब के थ्रू उसको एक्सेस करना है। अब वो जो एप्लीकेशंस हैं उनका कोड जो है वो एक यूज़र ही लिख रहा है ना, एक प्रोग्रामर ही लिख रहा है। तो उसके अंदर प्रोग्रामर के कोड के अंदर भी एरर हो सकता है। फिर वो जो एप्लीकेशन या टूल यूज़ कर रहा है जैसे माइक्रोसॉफ्ट का आईएएस सर्वर है या अपाची सर्वर है या टॉमकैट है या कोई और वेब सर्वर है,
उस वेब सर्वर के अंदर कोई वल्नरेबिलिटी हो सकती है जिसकी वजह से अटैकर को अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी कि वो नेटवर्क के अंदर आ सके ना। तो वी नीड टू मेक श्योर कि अगर इस तरह की कोई भी थ्रेट है तो हम उसको देखें, उसको आइडेंटिफाई करें, उसको एलिमिनेट करें। बॉटनेट्स हैं, ठीक है। फिर किस किस्म की रिस्क या वल्नरेबिलिटीज होती हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उसके अंदर सबसे जो मतलब ज़्यादा है कॉमन, वो अनपैच्ड कंप्यूटर्स हैं। लोग जो है अपने कंप्यूटर्स को पैच नहीं करते, अपडेट नहीं करते। कई ऑर्गेनाइजेशंस में तो लोग जो है वो लाइसेंस ही नहीं खरीदते, वो कहते हैं कोई बात नहीं, ऐसे ही क्रैक वर्जन चला लो। तो ये क्रैक एप्लीकेशंस होती हैं या जो अनलाइसेंस एप्लीकेशंस होती हैं, इनके अंदर चांसेस होते हैं साथ मालवेयर्स का या इस तरह की चीज़ें जो है ना आने का। फिर जो है वो ब्लेंडेड थ्रेट्स होती हैं, यानी मुख्तलिफ किस्म की थ्रेट्स मिक्स होकर कुछ आपके लिए रिस्क बना सकती हैं। नेटवर्क फाइल शेयर्स हैं, आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मुख्तलिफ फाइल शेयर्स बनाए हुए हैं और किसी फाइल शेयर के ऊपर आपने फुल परमिशन दी है कि वहाँ पे आप कोई भी फाइल कॉपी कर लें, कोई फाइल डिलीट कर लें, कोई फाइल वहाँ से चला दें। ईमेल्स हैं, ईमेल्स के थ्रू आपको रिस्क हो सकते हैं या वल्नरेबिलिटीज हो सकती हैं। सोशल इंजीनियरिंग भी है कि लोग जो हैं वो आपको इस तरह के मैसेजेस करें या इस तरीके से आपको ट्रैप करें कि आप उनकी बातों में आ जाएँ और आप जो वो आपसे कोई एक्टिविटी करवाना चाह रहे हैं, आप वो कर दें। और फिर इंटरनेट से जो भी आप चीज़ें डाउनलोड करते हैं, उसके साथ भी जो है कोई ना कोई चीज़ डाउनलोड हो सकती है, जो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हार्मफुल हो। अब ये मुख्तलिफ इक़साम है अटैक्स की। नेटवर्क लेवल पे कौन से अटैक्स हो सकते हैं? रिकॉनाइसेंस हो सकती है, यानी अटैकर जो है वो आउटसाइड आपके ऑर्गेनाइजेशन के बैठा है और वो चेक कर रहा है कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है या आपकी जो फायरवॉल है उसके ऊपर कौन से पोर्ट्स ओपन है, ठीक है ना? कौन-सी ऐसी आपकी सर्वर्स हैं, जिसके अंदर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है, जो वो रिकॉर्ड्स से निकाल सकते हैं नेटवर्क स्कैनिंग से या पोर्ट स्कैनिंग से, ठीक है ना? फिर डीएनएस फुटप्रिंटिंग होती है, आप गूगल के थ्रू जो है जाके इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के डीएनएस के बारे में। कई जगह कई ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो नहीं अच्छी तरह से कॉन्फ़िगर करती हैं सिस्टम्स को या सिक्योर करती, ठीक है? नेटवर्क को स्निफ किया जा सकता है। मैन इन द मिडल अटैक है कि 2 लोगों के बीच में एक आदमी आके बैठ गया और वो अपने आप को रिप्रेज़ेंट कर रहा है। ए को बता रहा है कि मैं बी हूँ और बी को बता रहा है कि मैं ए हूँ, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन बीच से लेके फिर आगे फॉरवर्ड करता है। पासवर्ड अटैक्स होते हैं, डीएनएस को पॉइज़न कर देते हैं आपके, वो डीएनएस रिस्पॉन्स ना कर सके। तो ये सारे मतलब मुख्तलिफ किस्म के अटैक्स हैं, नेटवर्क लेवल पे हैं। होस्ट लेवल के अटैक्स होते हैं, मालवेयर इन्फेक्शन आ गया, अनऑथराइज़्ड एक्सेस आ गई, किसी ने प्रिविलेज एस्केलेशन कर ली, यानी लॉगिन तो आम यूज़र से किया था, लेकिन फिर एडमिनिस्ट्रेटर के पासवर्ड थे तो उसने उससे अपने जो है कोई एप्लीकेशन चला ली यूज़ करते हुए, डेटा डिलीट हो गया। फिर एप्लीकेशन लेवल पे या वेब लेवल पे अटैक्स होते हैं। एसक्यूएल इंजेक्शन है, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग है, ठीक है, डायरेक्टरी ट्रैवर्सल है। ये सारे मुख्तलिफ किस्म के अटैक्स हैं, इनकी डिटेल्स आप जो है वो ईज़िली जाके ना नेट से पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं इसकी डेप्थ में नहीं जाऊँगा, हमारे पास टाइम थोड़ा-सा लिमिटेड है। अच्छा, एक और बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हम जिसको ज़्यादा ऑब्ज़र्व करते हैं वो है टीटीपीज़, ठीक है? और ये कौन यूज़ करती हैं? ये एपीटीज़ यूज़ करती हैं, यानी इनको हम कहते हैं एडवांस पर्सिस्टेंट थ्रेट। ये वो लोग होते हैं जो कि स्किलफुल होते हैं, रिसोर्सफुल होते हैं, ठीक है? और इनका काम ये होता है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन को अगेन एंड अगेन एंड अगेन टारगेट करना जब तक कि वो अपना ऑब्जेक्टिव हासिल ना कर लें, ठीक है? तो इसको जो ये एपीटीज़ जो होते हैं, इनका जो तरीका होता है उसको हम कहते हैं टीटीपीज़, यानी उनकी टैक्टिक्स होती हैं। यानी वो एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि जी अच्छा, हमने अगर इस ऑर्गेनाइजेशन पे अटैक करना है तो हमने स्टार्ट कहाँ से लेना है और एंडिंग कहाँ पे करनी है। हमें कौन से टूल्स चाहिए, हमने किस तरह से जो है वो स्टेज करना है, फिशिंग ईमेल, एक मेल उनको भेजनी है और ये सारी चीज़ें ना। मैं आपको सेशन के एंड पे कभी जो एफबीआर का हुआ था मेरा ख़्याल है इंसिडेंट, तो उसका केस भी ग्रुप में शेयर करूँगा, आप वो सब स्टडी कीजिएगा तो आप देखिएगा कि किस तरह से अटैकर्स ने अ, उसको एक्सेस किया एफबीआर के ना सर्वर्स को, ठीक है? तो ये एक स्ट्रैटेजी डिफाइन करते हैं टैक्टिक्स के ज़रिए, फिर उनकी टेक्निक्स हैं कि ठीक है जी, हमने हमारी ये स्ट्रैटेजी है तो हमने टेक्निक्स कौन-सी यूज़ करनी है, कौन से हम टूल्स यूज़ करेंगे, ठीक है? और फिर उन टूल्स को यूज़ करने के लिए प्रोसेस या प्रोसीजर क्या होगा ना, ठीक है? तो इसकी एक शीट भी अवेलेबल है गूगल के ऊपर, वो भी इसका भी लिंक शेयर करूँगा, ठीक है? और उसके थ्रू आप ये देख सकते हैं कि जो है ना क्या कहते हैं रीजन वाइज़ वर्ल्ड वाइड जो है किस-किस कंट्री से कौन-कौन से एपीटीज़ जो हैं वो ऑपरेट कर रहे हैं और उनकी जो टेक्निक्स हैं या उनके जो टैक्टिक्स हैं वो क्या है, ठीक है?
तो इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है, लेटर ऑन। मूविंग ऑन, अब अटैक की जो मेथोडोलॉजी है ना, अभी हमारे पास लॉकहीड मार्टिन की एक है साइबर किल चेन, ठीक है। तो उसके अंदर बेसिकली उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ये बताया कि भाई एक अगर जो अटैक की चेन है, ठीक है, तो उसके स्टेप्स क्या हैं, उसके अंदर कौन-कौन से प्रोसेसेस होते हैं और किस तरह से हम उसको किसी एक प्रोसेस पे अगर रोक देंगे तो जो साइबर अटैक है वो रुक जाएगा, ठीक है। क्योंकि साइबर अटैक के फेजेज़ हैं ना, तो अब हम जितना जल्दी उसको डिटेक्ट कर लेंगे, जितना जल्दी उसको आइडेंटिफ़ाई कर लेंगे, उतना ईज़िली हम उसको या उतना जल्दी हम उसको प्रिवेंट कर सकेंगे, ठीक है। तो लॉकहीड मार्टिन ने एक चेन डेवलप की जिसको साइबर किल चेन का नाम दिया, ठीक है ना? तो इसके जो है ये 7 स्टेप्स हैं देखें। सबसे पहला स्टेप होता है जब भी कोई अटैकर अटैक करेगा तो वो रिकॉन करेगा, बेसिक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा। उसके बाद वो चूज़ करेगा वेपन कि जी अच्छा ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन मुझे मिल गई, अब मैंने इनको अटैक किस वेपन के ज़रिए करना है। वेपन चूज़ करने के बाद फिर वो सोचेगा देखेगा कि उस वेपन को डिलीवर कैसे करना है ना, यानी ईमेल के ज़रिए भेजना है या कोई रिमोटली कोड एग्ज़ीक्यूट करना है, ठीक है? डिलीवरी के बाद फिर आगे वो देखेगा कि अब वो जब डिलीवर हो गया तो उसको एक्सप्लॉइट कैसे करना है, यानी उससे उसने एक्सेस कैसे लेनी है ना, किस तरह से उसको चलाना है। एक्सप्लॉइट करने के बाद फिर वो अपना टूल वहाँ पे इंस्टॉल करेगा, ठीक है? टूल इंस्टॉल करने के बाद वहाँ पे वो अपना सीएनसी या कमांड एंड कंट्रोल से कनेक्ट हो जाएगा, जहाँ से वो बैठा उस एंड कंप्यूटर को कंट्रोल कर सके। और फिर उसका पर्पज़ होता है एक्सफिल्ट्रेट करना, जो इन्फॉर्मेशन मतलब अब उसको एक्सेस मिल गई है, तो जो भी डेटा है, जो भी इन्फॉर्मेशन है, उसको या तो उसने एक्सफिल्ट्रेट करना है यानी बगैर आपकी परमिशन के बाहर भेजना है, या वो हो सकता है रैनसमवेयर से तमाम मशीन्स को लॉक कर दे और फिर आपसे कहे कि जी आपका डेटा हमारे पास है, तो आप हमें इतने पैसे देना, हम आपको इसकी जो है ना डिक्रिप्शन की देंगे। तो ये अब डिपेंड करता है कि वो क्या सोच रहे हैं। अब यहाँ पे ये बताया हुआ है कि उसके रिकॉन के अंदर वो क्या करेगा कि वो नेट से जाके ईमेल एड्रेसेस ढूँढेगा, लिंक्डइन से जाके लोगों के बारे में पता करेगा, ठीक है? और कुछ वेबसाइट्स हैं शोडान और इस तरह की, वहाँ से जाके कंपनी की आईपीज़ वगैरह निकालेगा। फिर वो उसके लिए जो है ना एक्सप्लॉइट सोचेगा कि अच्छा ठीक है जी मालवेयर भेजना है, किस तरह से, कौन-सा मालवेयर चूज़ करना है। वो मालवेयर जो है वो एंटीवायरस या जो ईमेल सिक्योरिटी गेटवे है उसको डिटेक्ट करेगा, नहीं करेगा, ये सारा मेक श्योर करके फिर वो सोचेगा कि अब क्या करना है, किसी वेबसाइट के थ्रू इसको डाउनलोड करूँगा या फ़िशिंग ईमेल के ज़रिए पहले इनिशियली भेजूँगा या कोई यूएसबी यूज़ करके कनेक्ट करूँगा, ठीक है ना? फिर एक्सप्लॉइट कैसे करना है, किस तरह से उसको एक्टिवेट करना है, उस कोड को एग्जीक्यूट करना है, ठीक है? और अपने आप को हाइड करना है। ठीक है ना? उसके बाद वो कोई ट्रोजन हो गया या बैकडोर हो गया, उसके साथ अपने आप को वो अटैकर जो है परसिस्ट कर लेगा वहाँ पे नेटवर्क के अंदर आके बैठ जाएगा, ठीक है? देन फिर जो है वो एस्टेब्लिश करेगा कमांड एंड कंट्रोल, फिर वो आपके नेटवर्क के अंदर घूमता रहेगा। और अगर आपके पास मॉनिटरिंग की सर्विसेज़ नहीं है या आपके पास इफेक्टिव टूल नहीं है तो आपको नहीं पता चलेगा। आई थिंक कि जो मुझे याद नहीं पड़ता लेकिन लास्ट से या उससे पिछले तक जो है ना ऑर्गेनाइज़ेशन को आई थिंक 6 महीने या शायद 8 महीने लगे थे अटैकर्स को आइडेंटिफ़ाई करने में या डिटेक्ट करने में कि वो उनके नेटवर्क के अंदर मौजूद है। और फिर उसके बाद वो जो है ना जब कमांड एंड कंट्रोल अपना एस्टेब्लिश कर लेगा तो फिर उसके बाद जो भी इसका ऑब्जेक्टिव है, उसके ऊपर वो काम करता रहेगा। ठीक है? ये हैं अटैक मेथोडोलॉजीज़। ठीक है? अब आईओसीज़ हैं वो बेसिकली इसका मतलब होता है इंडिकेटर ऑफ कॉम्प्रोमाइज़। ठीक है? तो इंडिकेटर ऑफ कंप्रोमाइज़ क्या होते हैं? इस तरह की चीज़ें इंडिकेटर्स जो हमें ये बताते हैं कि सिस्टम कंप्रोमाइज़ हुआ है या पॉसिबिलिटी है कि आपके नेटवर्क के अंदर कोई ऐसी चीज़ आ गई, ठीक है? तो उसके अंदर जो है ना मुख्तलिफ आईओसीज़ हैं या मुख्तलिफ ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो आपको आइडिया देते हैं कि यार ये चीज़ जो है ना ये नॉर्मल नहीं है, ठीक है? टाइम पीछे 5 मिनट रह गए तो मैं थोड़ा-सा ना यहाँ पे स्किप करूँगा। तो बेसिकली हमारे पास जो आईओसीज़ हैं वो आईपी एड्रेसेस हो सकती हैं, हैशेस हो सकती हैं मालवेयर की, कोई यूआरएल हो सकते हैं, डोमेन हो सकते हैं, ठीक है ना? वायरस के सिग्नेचर हो सकते हैं, जिसके मदद से हमें ये पता चलेगा कि जी आपके नेटवर्क के अंदर कोई थ्रेट मौजूद है। ये इनकी थोड़ी-सी डिटेल दी हुई है एप्लीकेशन सिक्योरिटी की, कि क्या-क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं आईओसीज़ की। इसी तरह फिर ये जो नेटवर्क थ्रेट्स हैं उसकी आईओसीज़ क्या हो सकती हैं। देन फिर ये मालवेयर थ्रेट्स हैं उसकी आईओसीज़ क्या हो सकती हैं। फिर ये जो है ना इनसाइडर थ्रेट्स के उसके अंदर क्या-क्या आईओसीज़ हो सकती हैं, इससे आपको ये पता चलेगा कि कोई ऐसा इंडिकेटर है कि जिसकी वजह से कोई आपके नेटवर्क के अंदर कोई सस्पिशियस एक्टिविटी या मैलिशियस एक्टिविटी चल रही है। अच्छा ये कुछ टूल्स हैं जो कि सॉक एनालिस्ट यूज़ करता है अपनी रोज़मर्रा की रूटीन में।
आईपीस की रेपुटेशन चेक करने के लिए, डोमेन नेम्स की रेपुटेशन चेक करने के लिए, फाइल्स के हैशेस लेके चेक करने के लिए कि जो फाइल है वो मतलब मलिशियस है या नॉर्मल है, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे हमारा जो है ना ये सेशन एंड हो गया है, तो अब हमारे पास 4 मिनट हैं, इसके अंदर आप क्वेश्चंस करना चाहें तो यू आर मोस्ट वेलकम। क्वेश्चन कोई भी आपके ज़हन में हो ना, पूछ लिया करें, सोचा ना करें कि ये क्वेश्चन जो है वो मतलब रेलेवेंट है कि नहीं। क्वेश्चंस करने से ये होता है कि ज़रा अच्छा, आइडिया होता है कि सलमान भाई ये पूछना था मुझे कि जो इवेंट्स है हुँ, इस पे हम ट्रिगर्स करते लगाते हैं, हुँ, तो इसको हम लॉग बेसिस पे लगाते हैं या हम अलर्ट जनरेट करते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन? क्योंकि एक तो नॉर्मल सिचुएशन चल रही होती है हुँ, और कुछ अलार्मिंग सिचुएशन होती है हुँ। डिफरेंट डिवाइसेस की। तो इवेंट्स को और ये लॉग्स को, इसको हम किस तरह डिफरेंशिएट करेंगे उसमें हमारे अलर्ट्स जो है वो करेक्टली करेक्टली जो है ना वो डिफाइन हो सके? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, सबसे पहले जब सिम में आपके पास क्या हो रहा था, लॉग्स आ रही होती हैं, ठीक है? एक जो लॉग है ना वो लॉग जो है उसका कोई भी मतलब वो आपको सिर्फ़ इन्फॉर्मेशन दे रही है, उससे ज़्यादा वो कुछ नहीं बता रही, ठीक है? जो सिम सॉल्यूशन है, उसका काम क्या है, वो उस लॉग को लेगा, उसको एनालाइज़ करेगा, ठीक है? एनालाइज़ करके उसको अंडरस्टैंड करेगा कि इस लॉग के अंदर जो मैसेज आया हुआ है, ठीक है? वो मैसेज क्या है? सेकंडली मैंने अभी आपको एक बात बताई थी कि सेवेरिटी का भी हमने मैट्रिक्स देखा था ना, ठीक है? तो जो डिवाइसेज़ होती हैं ना, वो डिवाइसेज़ भी अपनी एक सेवेरिटी भेजती हैं लॉग के साथ, ठीक है? तो कई जगहों पे तो हमें जैसे अब आईडीएस या आईपीएस है, ठीक है ना? वो ऑलरेडी जब आपको लॉग भेजेगी ना, तो वो उस फ़ाइल को या उस आईपी को एनालाइज़ करके वो आपको लॉग भेजेगी। तो वो एनालाइज़ करने के बाद वो एस्टेब्लिश करेगी कि ये जो आईपी है या ये जो डोमेन है या ये जो फ़ाइल है, ये फ़ाइल मैलिशियस है, ठीक है? तो जब वो आपको लॉग भेजेगी तो उस लॉग के साथ उसकी सेवेरिटी देगी कि जी ये जो लॉग आई है ना, ये सीवियर है, इसकी जो सेवेरिटी है वो क्रिटिकल है या हाई है। तो इसके साथ सिम सॉल्यूशन को क्या होगा, उसको हेल्प होगी पहले तो ये आइडेंटिफ़ाई करने पे कि जो लॉग आ रही है वो ऑलरेडी उसकी एक सेवेरिटी डिफरेंट है। फिर हम सिम सॉल्यूशन में ये कहेंगे कि अगर हमारे पास इस किस्म की लॉग्स आती हैं जिनकी सेवेरिटी क्रिटिकल है या हाई है, ठीक है? उनको देखो और उनको एनालाइज़ करो और उसकी बेस के ऊपर अलार्म जनरेट करो, ठीक है? फिर जब वो अलार्म जनरेट होगा तो फिर एनालिसिस को एक प्रोसेस है इसका होता है, हम कहते हैं ट्राइएज, ठीक है? ट्राइएज में वो कुछ बेसिक चीज़ें देखता है उस अलर्ट के ऊपर ना, जिससे वो एस्टेब्लिश करता है कि आया इसको फर्दर जो है वो इमीडिएट सपोर्ट या एक्शन की ज़रूरत है या दिस कैन वेट। उसकी बड़ी सिंपल सी मिसाल है, जब आप हॉस्पिटल में जाते हैं ना तो वो आपके वाइटल्स चेक करते हैं, ब्लड प्रेशर, बुखार, टेम्परेचर, ठीक है? वो क्योंकि वाइटल्स इसलिए चेक करते हैं कि वाइटल्स के बेस के ऊपर वो ये असेस करते हैं कि जो पेशेंट आया, ये पेशेंट वेट कर सकता है या इस पेशेंट को इमरजेंसी के अंदर आपने फ़ौरन जो है सपोर्ट देनी है या आपने उसको ट्रीटमेंट करनी है ना। तो वो ट्रायेज का प्रोसेस होता है। तो सॉक के अंदर भी जब कोई भी अलर्ट आता है तो आप उसको ट्रायेज करते हैं। ट्रायेज करके आप ये एस्टेब्लिश करते हैं फैक्ट कि ये जो लॉग है, ये जो अलर्ट आया है, ठीक है? ये अलर्ट फ़ॉल्स है या ये अलर्ट ट्रू है और इसके ऊपर फर्दर एक्शन रिक्वायर्ड है कि नहीं, ठीक है? तो यहाँ पे जो है अब हमारा सेशन अभी डिस्कनेक्ट हो जाएगा। कल इंशाल्लाह हम जो है ना कल हम करेंगे हैंड्स ऑन लैब करेंगे, ठीक है? वज़ू के ऊपर हम काम करेंगे और फिर इंशाल्लाह उसके अंदर जो है ना मैं भी देख रहा हूँ कि किस तरह मैं आप लोगों को भी एक्सेस दे सकूँ। तो फिर हैंड्स ऑन जब आप करेंगे तो फिर आपको ज़्यादा अच्छा आइडिया होगा। ठीक है सुमन भाई, मैंने एक्चुअली वजूर को डाउनलोड कर लिया था ठीक, इसकी अप्लायंस को, और फिर मैंने उसको अपने सिस्टम के साथ एजेंट इंस्टॉल करके फिर गुड। मैंने उसको सिर्फ इतना कॉन्फ़िगरेशन किया मैं आज ग्रुप मैनुअल। में ये चीज़ें शेयर कर देता हूँ कि वज़ू कैसे करना है और केस स्टडी भी शेयर करूँगा और एक लॉग्स को एनालाइज़ करने का ना एक छोटा-सा टास्क भी दूँगा। तो इसको फिर आप लोग कीजिएगा और फिर कल हम डिस्कस करेंगे इससे। ओके ओके सुमन बहुत शुक्रिया। भाई, थैंक ओके। यू।